बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 401 के आज हम फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। आई होप सो कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपका इंपॉर्टेंट है और कुछ आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आई होप सो कि आप सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और सबकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पेपर जिनको बिल्कुल भी तैयारी नहीं है अभी तक, जिन्होंने एक लेक्चर भी नहीं लिया, अगर वो भी इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो उनका भी पेपर 70 to 75% पेपर जो है वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। इस दफ़ा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा होना है, आपके 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होने हैं, तो आपको फोकस जो है वो अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो कम अज़ कम आप एक दफ़ा अपने हैंडआउट्स को, अपने क्विज़ेस वगैरह को लाजमी देख लें ताकि आप लोगों के 40 मार्क्स जो हैं वो उनमें से 1 मार्क्स भी कम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 23 है हमारा। लेक्चर नंबर 23 अबाउट डैम्प मोशन है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब डैम्प मोशन की आपने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये वाले दोनों पॉइंट आप लोगों ने ये लाजमी करने हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं यहाँ पे। नो रिट्रेडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी इज़ नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, यानी कि ऊपर से अगर आप इसको देखें कि वो डिस्कस द फ्री हार्मोनिक मोशन दैट एज्यूम नो रिट्रेडिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग मैस। ठीक है, इसी तरीके से कोई जो है फोर्स भी किसी मूविंग बॉडी के ऊपर जो वर्क कर रही होती है वो क्या होती है कि रियलिस्टिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एट लीस्ट आ रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जिस मीडियम के ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे होते हैं उसके साथ साथ कोई ना कोई एक रेजिस्टिंग फोर्स भी होती है जो कि उसको रियलिस्टिक जो है वो नहीं होने देती। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जांपल इसने दी है डैम्पिंग फोर्स की, वो आपने कर लेनी है। इसके बाद आगे डैम्पिंग फोर्स की जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इन हाइड्रोडायनेमिकल प्रॉब्लम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dx/dt का होल स्क्वायर। सो इन दिस प्रॉब्लम डैम्पिंग फोर्स आपकी किसके इक्वल होती है? -बीटा dx/dt के होल स्क्वायर की इक्वल होती है। फिर डैम्पिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, उसकी भी यही आपका फिर जो आपका स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होगी तो डैम्पिंग फोर्स इक्वल टू -बीटा dx/dt आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अप्लाई करते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपके एमसीक्यूज में भी इनमें से कोई भी एक आ सकता है कि वेट किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होती है और आपकी डंपिंग फोर्स किसके इक्वल होती है। उसके अलावा अगर जो आपकी इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन आपको नज़र आ रही है डंपिंग फोर्स की इक्वेशन, d2x/dt का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा dx/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन के साथ आप अपने क्वेश्चन को कंपेयर करके यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो निकालते हैं अपनी। ठीक है, अब जो आपकी एग्जांपल्स हैं अगर आप उन एग्जांपल्स को करना चाहें तो आप बेशक लाजमी एग्जांपल्स करें। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वैसे तो सबकी यही विश होती है कि सबके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो जिन्होंने पहले लेक्चर्स जो हैं वो किए हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो सारी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से करें। लेकिन इतनी लेंथी एग्जांपल्स जिस तरह के हमारे लेक्चर्स में दी हुई हैं इस तरह की एग्जांपल्स पेपर में नहीं आती हैं। आपने मिड टर्म दिया, आपको उस बात से अंदाज़ा होगा कि पेपर नॉर्मल ही होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता। सिर्फ क्या है कि आपको मेन जो इक्वेशन है किसी भी लॉ की, किसी भी थ्योरम की जो इक्वेशन है वो आपको पहले लाजमी आनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन आपको आती होगी तो आप इजीली अपनी एग्जांपल्स को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए कोई भी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये आपकी इक्वेशन है d2x/dt का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा dx/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये आप कैसे बनाएंगे? m स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा m प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो आपका ये डिफरेंशियल होता है ना, जो डेरिवेटिव होता है आपका, वो आपका m की फॉर्म में चेंज हो जाता है और अगर वो स्केयर में है तो m का स्केयर आ जाता है, अगर वो सिंगल है तो वो फिर सिंगल जो है वो आपका m आ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने रखनी है माइंड में। फिर इसके रूट्स किस तरह से फाइंड करने चाहिए आपने मिड टर्म में अच्छे तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाना जो है वो सीखा है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है कि कौन कौन से जो है वो
केस होते हैं किसमें, एक सबसे पहले वाला केस आपका होता है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स तब होते हैं जब आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और बीटा ग्रेटर देन के होगा, तो वो जो आपका सिस्टम है वो ओवर डैम्प्ड करेगा और उसका जो सोल्यूशन आप जिस फॉर्म में लिखेंगे वो फॉर्म आपके सामने यहाँ पिंक लाइन में आपको नज़र आ रही है। एक्स टी इज इक्वल टू C1e m1t प्लस C2e m2t एंड देन एक्स टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी C1e और आगे इसकी पावर जे। आपकी जो दोनों इक्वेशंस है ये आपने माइंड में रखनी है, आपके एग्जांपल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है और बताना होगा कि ये किस इसके रूट्स जो हैं वो रियल है या डिस्टिंक्ट है, और अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो वो ओवर डैम्प्ड करेगी और फिर ये दोनों इक्वेशन में आपने अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो केस 2 है उसमें आपके रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। रियल और इक्वल कब होंगे, जब आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा और बीटा इज इक्वल टू के होगा, तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। 3 सिचुएशन है आपके पास, एक आपका ओवर डैम्प्ड, एक आपका क्रिटिकल डैम्प्ड और एक आपका अंडर डैम्प्ड। इसलिए ऐसे बता रही हूँ, अगर जब आपका ओवर डैम्प्ड होगा तो आपके जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन होंगे, जब आप इक्वल होंगे तो फिर वो आपके क्रिटिकली डैम्प्ड होंगे, और जब आपके जो हैं वो लेस देन होंगे तो वो आपके अंडर डैम्प्ड होंगे। इसी तरीके से ये आपने तीनों चीज़ें माइंड में रखनी है। एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई, और ये जो इक्वेशंस हैं इनको आपने इसलिए याद रखना है कि आप अपने जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस आपकी उन एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगी, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 23 है। इसमें जो एंगल है, एंगल का यहाँ पे एक फार्मूला है, इसको फेज एंगल कहा जाता है, इसका आपने माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ए माइनस ई लैम्डा टी इज कॉल्ड द डैम्प्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये जो नोट होते हैं, जितने भी नोट्स आपके सारे लेक्चर्स में, वो नोट आपने लाजमी जो है वो माइंड में रखने हैं। कॉजी पीरियड्स कौन सा होता है, इसकी इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर है। उसके अलावा इसकी फ्रिक्वेंसी, अगर कॉजी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी हो तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला 1/t होता है। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे टी की तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। ये दोनों इक्वेशंस आपने माइंड में रखनी है। इन एग्जांपल्स को आप करना चाहें तो आप जो है वो लाजमी करें, सिंपल सी कैलकुलेशंस है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी इन लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके। आगे है आपका लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 है अबाउट फोर्स्ड मोशन, ठीक है। फोर्स्ड मोशन की आपने डेफिनेशन करनी है, आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं, और जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं हमें वो आप देख लें कि फ्लो ऑफ सर्किट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटी विद द फोर्स्ड मोशन, ठीक है। इनकी सिमिलैरिटीज होती है फोर्स्ड मोशन से। तो जो करंट का बहाव है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फोर्स्ड मोशन विद डैम्पिंग, इसकी ये चारों जो है वो आपने इक्वेशंस करनी है। वेट बॉडी का किससे डिनोट किया जाता है, mg से। रिस्टोरिंग फोर्स आपकी माइनस के एस प्लस एक्स होती है। डैम्पिंग इफेक्ट आपका माइनस बीटा dx/dt होता है, और एक्सटर्नल फोर्स आपकी ft होती है। यहाँ पे ये फोर्स की पूरी आपकी इक्वेशन है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, आपके MCQs में जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस के एस प्लस एक्स माइनस बीटा dx/dt प्लस ft। इस इक्वेशंस को आप कंपेयर करके बाकी आप अपनी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है इस तरह के आपके जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इस तरह दे सकता है कि कोई भी इस तरह की आपको एक एग्जांपल दी हुई होगी, उसको बोलेगा कि इसकी जो है वो आप इंटरप्शन लिखें, क्योंकि इनको अगर सॉल्व करने के लिए वो कहेगा तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो इतना टाइम जो है वो पेपर में मैनेज नहीं होता। अगर आप पास्ट पेपर को भी देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह की आपको इक्वेशंस दी हुई उसने दी हुई होती हैं, और कहते हैं कि इसको फिजिकल फिनोमेना में जो है वो लिखें। तो इसका जो इंटरप्शन वाले ये जो पॉइंट्स है इनको आप जो है वो देख लें कि इसमें जो आपका 1/5 है ये क्या होता है, 1.2 क्या होता है। ये जो इस इक्वेशन में, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें ये जो 1.5 यूज़ हो रहा है ये क्या होता है, ये 1.2 क्या है, 2 क्या है, और दूसरी साइड पे 5 cos 4t क्या है। जब इसको आप अपनी इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। और ये नीचे इसने दी हुई है कि मैथ्स कितना है आपका 1/5 सबसे पहले, और उसके बाद अगला जो इक्वेशन इसने दी है जो 1.2
टू जो है उसको किससे इसने डिनोट किया है, ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, लेकिन ये है कि जो बहुत ज़्यादा आपको लेंथी एग्जांपल्स लग रही हैं, आप बेशक उनको बिला झिझक आप उनको स्किप कर दें, क्योंकि फिर टाइम ही आपका वेस्ट होगा। तो आप जो है वो जल्दी से अपनी तैयारी कंप्लीट करें। जर्नल इक्वेशन क्या होती है, ये ट्रांजिस्टेंट सोल्यूशन और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि किसका सम होता है, आपका जो जर्नल सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का किसका सम होता है। ठीक है, ये आपका जर्नल सोल्यूशन है ये वाला, इसको अपने माइंड में रखना है। जो आपने ऊपर इक्वेशन पढ़ी है ये वही है। और ट्रांजिस्टेंट सोल्यूशन और स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, ये दोनों का जो है वो सम होता है, ये आपने माइंड में रखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। इसमें ये भी बहुत लेंथी एग्जांपल है, तो इस तरह के बेशक आप जो है वो छोड़ दें इस तरह की एग्जांपल्स को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट की आपके पास एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसको आप देख लें। उसके बाद रेजिस्टर, ये तो बहुत ही मैट्रिक लेवल से जो है वो इक्वेशंस आप पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और इंडक्टेंस की, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने जो है वो देख लेनी, आपके एमसीक्यूज़ में जो है वो आ सकती हैं। ये किरचॉफ्स वोल्टेज का लॉ जो है ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका जो ये स्टेटमेंट है इसको आपने जो है वो देख लेना है। उसके अलावा सेम फिर उसी तरीके से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और आर नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर उसमें जो है वो फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। और जो अगर दोनों इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर आपकी क्या होती है, अनडैम्प्ड, फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन आपकी होती है। ये आपके एमसीक्यूज़ में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये आपने इनकी याद रखनी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज़ यानी कि एलआरसी सीरीज सर्किट की आपकी इक्वेशन क्या है, आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एल डी स्क्र क्यू ओवर डी टी का स्क्र प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई टी। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसके रूट्स कौन कौन से होते हैं, रियल और डिस्ट्रिक्ट रूट होते हैं, रियल और इक्वल रूट होते हैं और कम्प्लेक्स रूट होते हैं। सेम इसी तरीके से इसकी डिस्क की आप इक्वेशन कर लीजिए, आर स्क्र माइनस 4l डिवाइडेड बाई सी। और उसी तरीके से जैसे आपने पहले डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड और ये डिस्ट्रिक्ट और इक्वल रूट की वो फर्स्ट में आपने देखी है ना, अपनी के लेस देन इक्वल टू होगी तो क्या होगा, अब जहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो फिर क्या आ रहा है आपका ओवर डैम्प्ड आ रहा है। जब ये इक्वल टू होगा तो फिर आपकी रियल और इक्वल रूट होंगे और क्रिटिकली डैम्प्ड होगी। जब आपके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो ये लेस देन होगी और अंडर डैम्प्ड होगी। ठीक है, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ और ये दो आपके लास्ट वाले पॉइंट्स हैं, इनको आपने जो है वो देख लेना। उसके बाद लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 आपका फोर्स मोशन के ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना वो आपकी इस पूरे लेक्चर्स में जो है वो दी हुई हैं। जो भी यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन फिर मैंने हाईलाइट कर दी कि एलआरसी सर्किट की एग्जांपल क्या है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछी जा सकती है, इसको अपने माइंड में रख लेना है। या फिर आपको कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो दी जाती हैं, लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इस तरह की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी कि एल इज़ इक्वल टू दिस है, आर इज़ इक्वल टू दिस, सी इज़ इक्वल टू दिस है, तो इसकी आप एलआरसी सर्किट की आप जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। तो अगर आपको ये इक्वेशन आती होगी, ये वाली इक्वेशन अगर आपको आती होगी तो आप इजीली इन इक्वेशंस को इसमें पुट करके अपनी जो है वो वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, एम्पीडेंस क्या होता है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी, इनकी ये जो इक्वेशन है छोटी छोटी, ये आपने माइंड में रखनी है, जो आपके एमसीक्यूज़ में जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे चलें तो आगे है आपका लेक्चर नंबर 26। लेक्चर नंबर 26 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट। इससे पहले जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है वो सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, और अब अपने वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसे भी होते हैं कि आपको वेरिएबल कांस्टेंट दिए जाते हैं, इसकी जो इक्वेशंस हैं वो आपने माइंड में रखनी है। ये आपकी इक्वेशन है आर स्केयर डी स्केयर यू ओवर डी आर का स्केयर प्लस 2 डी यू ओवर डी आर। और जहाँ पे ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो ये किसके लिए, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा। ठीक है, रियल डिस्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको इजीली ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता इन इक्वेशंस को, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप फॉलो करें, आपका पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये इक्वेशन का ई रूलर इक्वेशंस का थ्योरम है, इसको अपने माइंड में रखना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और उसके अलावा आपका एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी आपकी इक्वेशन है। ठीक है, ये आपने जो है वो इसकी ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपने माइंड में रखने हैं, ये आपसे वो लाजमी पूछ सकते हैं।
उसके अलावा इसकी भी इसी तरीके से इक्वेशन है, वो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड, ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाने का आपको पता है, ठीक है। इसके भी इस तरीके से रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। इसमें m1 ≠ होगा तो इसको आप कहेंगे कि जो आप इसके आपके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, और इसका सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में आप लिखेंगे, इस इक्वेशन की फॉर्म में आपका आएगा y = c1m1 + c2 m2, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ना, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। तो ये जिन्होंने जो है वो ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं की हुई वो इन एग्जांपल को लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल अक्सर पेपर में जो है वो आ सकती हैं। ये छोटी सी एग्जांपल है, इनमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लेट करना होता है। y = x आपने लेट कर लिया। फिर जितनी आपको जिस ऑर्डर की इक्वेशन आपको दी हुई होगी, जैसे यहाँ पर 2 ऑर्डर की इक्वेशन आपको दी हुई है, तो आपने ये जो आपको y = x आप लेट करेंगे, इसको आप 2 टाइम डेरिवेटिव इसका लेंगे, और फिर सिंपल उन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ से आप एक जो कौन चीज़ आपकी कॉमन आ जाएगी, और अंदर वाली चीज़ का फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर वो दोनों जो है वो डिफरेंट आती हैं तो वो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो फिर आप इस इक्वेशन में, ये जो अभी आपने इक्वेशन पढ़ी है, इसकी जर्नल इक्वेशन ये y = c1x⁻m1 + c2x⁻m2, इस इक्वेशन में आपने सिंपली जो है वो उन वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। रिपीटेड और रियल रूट्स कब होंगे? If the roots of the auxiliary equation are repeated, then we obtain only one solution। जब जो है वो एक जैसे आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी आपके सॉल्व करने के बाद आपकी एग्जांपल की, तो फिर आपकी जो वहाँ पे इक्वेशन यूज़ होगी वो सिर्फ एक वेरिएबल उसमें यूज़ होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये इसकी भी एग्जांपल है आगे, ये भी आपने कर लेनी है। ये भी सेम ऐसी ही आपने y = x, हम यहाँ पे अब 2 ऑर्डर की इक्वेशन दी हुई, तो इसको 2 टाइम डेरिवेटिव इसका ले लेना है, फिर इसमें पुट कर देना है। सिंपल इसी इक्वेशन में आपने पुट करनी है वैल्यूज़, और आपका जब एक ही सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे देखें आपका आया m1 = -1/2, तो फिर जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी, और इसमें आपने m की जगह पे आपने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स रूट आपके कब होंगे? जब आप if the roots of the auxiliary equation are the conjugate pair, then m1 = अल्फा प्लस आयोटा बी, और m2 आपका आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बी, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होंगे तो रियल होंगे, और इस सोल्यूशन में आपको इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये आपका जो है वो इसमें और इसका जो जर्नल सोल्यूशन वाली इक्वेशन है इसको आप माइंड में रख लें। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व उसी तरीके से करना है, ठीक, सिर्फ इसका जो जर्नल सोल्यूशन है वो आपका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जब इसमें कॉन्जुगेट वाली ऐड हो जाएंगी, ठीक है। cos अल्फा c1 cos बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x + c2 sin बीटा नेचुरल लॉग ऑफ x। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इसको भी ऐसे ही आपने सॉल्व जो है वो करना है, और आखिर पे सिर्फ इसका क्या चेंज होगा, ये जो आपने जनरल सोल्यूशन आपने लिखना है उस इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो फिर ये सोल्यूशन आप जो है वो इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे ये इस लेक्चर में जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं वो आपने देख लेनी है, और लेंथी एग्जांपल अगर आ जाएं तो इसी तरह की अगर आ जाएं तो फिर आप उसको भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ पे इटरेटिव मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, यूलर इक्वेशन का। तो इसमें जो है वो काफ़ी लेंथी एग्जांपल्स हैं। अगर आप जो है वो इसको स्किप करना चाहें तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। अगर जो है वो बाय गॉड या आपकी लक पे डिपेंड करता है, अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो मतलब स्टार्टिंग से आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपने वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करना है, तो वो स्टेप्स आप 1-2 भी कर देंगे तो कम से कम आपका जो है वो पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पावर सीरीज़ है, आपका लेक्चर नंबर 28 है। पावर सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से MCQs, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। पावर सीरीज़ सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन आपने जो है वो करनी है पावर सीरीज़ की, ठीक है। इसकी इक्वेशन है समेशन ऑफ इन्फिनिटी n = 0 cn x - a की पावर n = c0 + c1 x - a + c2 x - a का होल स्क्वायर, और अप टू सो ऑन जे एंड टर्म तक चलता रहता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इन अ पावर सीरीज इन एक्स दिस सीरीज इज सेंटर्ड एट 0, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी इक्वेशंस वगैरह दी जाएंगी और आपको बताना होगा कि वो आपकी इक्वेशंस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। उनकी आपने जो है वो वैल्यूज़ बतानी होगी। आगे एग्जांपल है उनको आप सॉल्व करें, कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा MCQs आपके आ सकते हैं कि कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। तो इफ़ वी चूज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स देन द पावर सीरीज बिकम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। कोई एक वैल्यू अगर हम चूज़ कर लेते हैं, वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं एक्स के लिए, तो फिर क्या होता है कि जो आपकी पावर सीरीज़ है वो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कांस्टेंट बन जाती है। और अगर जो गिवन एक्स है उसकी आप क्या करें, द सम ऑफ द टर्म ऑफ द पावर सीरीज इक्वल द
फाइनाइट रियल नंबर देन द सीरीज इज सेड टू बी द कन्वर्जेंट एट एक्स। यानी कि आप इस इक्वेशन में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका सोल्यूशन आएगा वो कोई फाइनाइट रियल नंबर में आ जाता है, ठीक है। फाइनाइट भी हो, रियल नंबर में भी हो, तो फिर आप उसको कहेंगे कि वो आपकी कन्वर्जेंट है। और अगर रियल नंबर में नहीं आता आपका सोल्यूशन तो फिर वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा, जो पावर सीरीज आएगी, वो क्या होगी, रियल नंबर के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे देखें एग्जांपल है, इसने क्या किया कि पावर सीरीज एक लेट किया, इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 इसने पुट किया, और फिर जब इसका पुट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो सम है वो क्या आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है। और ये इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें आप इस चीज़ को नोट करें तो इज इक्वल टू ई है। जो आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, इस तरह की आपको इक्वेशन दे के, यानी कि ये इक्वेशन आपको दी गई होगी तो वो पूछ सकते हैं कि इक्वल टू ये किसकी है, तो वो ई की इक्वल आपकी होगी। तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज करी एट एक्स इज इक्वल टू 1 टू द नंबर ई। फिर एक और इसने यहाँ पे जो है वो पावर सीरीज इसने लेट की है, और इसमें इसने एक्स इज इक्वल टू -2 पुट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक कोई फाइनाइट नंबर जहाँ पे आपका नहीं बन रहा, एक्स इज इक्वल टू -2 फॉर इंस्टेंट, इफ वी टेक एक्स इक्वल टू 1 देन द सीरीज बिकम जो है वो, अगर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे इसने 1 लेट किया है, इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू इसने 1 लेट किया है, तो यहाँ पे इसका ये सोल्यूशन बन रहा है 1 + 3 + 18। तो क्लियरली सम ऑफ ऑल टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट फाइनाइट नंबर, देयरफॉर द सीरीज इज डाइवर्जेंट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का आपको कैसे पता चलेगा। फिर आपका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका द रेशो टेस्ट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेशो स्टेट द रेशो टेस्ट, तो उसमें आपने बताना होगा कि टू डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स अ पावर सीरीज कन्वर्जेंट वन कैन ऑफन यूज द रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट की आपकी ये इक्वेशन है, समेशन ऑफ इन्फिनिटी n is equal to 0, a n is equal to समेशन ऑफ इन्फिनिटी n is equal to 0 c n x माइनस a की पावर n, ठीक है। और पावर सीरीज में इसकी ये जो है वो फॉर्म बनती है, इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो नीचे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जो है वो लाजमी देख लेना है। उसके अलावा इंटरवल ऑफ कन्वर्जन जो है वो क्या होता है, इसकी इक्वेशन आपने देखनी है। रेडियस ऑफ कन्वर्जन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने हाईलाइट कर दिए, अपने वीडियो से देख के अपने हैंडआउट्स पे इनको हाईलाइट जो है वो कर लेना है। उसके अलावा जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो आपने पावर सीरीज़ की, वो आपसे पूछ सकता है कि आप जो है वो क्या करें, इतनी टर्म्स जो है वो बाय यूजिंग पावर सीरीज़ फाइंड करें। उसके बाद आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, इसका आपने फार्मूला देखना है। उसके बाद रिप्रेजेंट, अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करें तो पावर सीरीज, फिर इसका क्या फार्मूला होता है, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बस एक दफ़ा जो है वो आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल नंबर 5 आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने क्या किया कि फाइंड द फंक्शन एफ दैट रिप्रेजेंट बाय द पावर सीरीज, यानी कि इसका फंक्शन आपने यहाँ पे, अब इसने क्या किया है देखें, यहाँ पे इसने सीरीज दे दी है लेकिन फंक्शन नहीं दिया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसने कहा कि वो फाइंड करें। तो सबसे पहले क्या किया इसने, द गिवन सीरीज इज द ज्योमेट्रिक हुज ज्योमेट्रिक सीरीज उस कॉमन रेशो इज आर इज इक्वल टू -x। इसकी रेशो कॉमन क्या आ रही है, -x आ रही है, और इसलिए जो x का मोड है वो लेस देन 1 है, और सीरीज कन्वर्ज करेगी, और इसका जो सम होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो आपने पहले पढ़ा हुआ है, वो s इज इक्वल टू 1 ओवर a ओवर 1 माइनस r के इक्वल होता है। यहाँ पे जो r की वैल्यू थी वो आपकी x थी, तो आपने जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया, r इज इक्वल टू -x था तो यहाँ पे पुट किया, तो 1 ओवर 1 प्लस x आ गया। तो ये जो आपका फंक्शन, ये जो आपकी सीरीज है, ये किसको रिप्रेजेंट, कौन सा फंक्शन है इसका, 1 ओवर x, तो वो इसने यहाँ पे लिख दिया। इसको आपने लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ सीरीज़ जो है वो आइडेंटिकली ज़ीरोज़ होती हैं, इसको आपने जो है वो देख लेना है। उसके बाद एनालिटिक पॉइंट क्या होता है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी द एनालिटिक एट द पॉइंट ए इफ द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए विद द पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जन, यानी कि उसका जो रेडियस आता है वो आपका पॉजिटिव आता है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि वो आपका एनालिटिक पॉइंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी तीनों इक्वेशंस, इनको आपने देखना है। जो आपके एमसीक्यूज़ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इक्वेशन लिखी e की पावर एक्स के लिए, इक्वेशन लिखे कॉस एक्स की, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की जो है वो आप पावर सीरीज़ लिखें। तो इनको अपने माइंड में रखना है। अर्थमेटिक ऑफ पावर सीरीज़, ये भी 3-4 पॉइंट्स है, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये लेक्चर नंबर 29 नहीं है बल्कि ये लेक्चर नंबर 28 ही है, ये मिस प्रिंट शायद इनसे जो है वो हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द पावर सीरीज इन एक्स फॉर द प्रोडक्ट e की पावर एक्स कॉज एक्स, ठीक है। इस तरीके से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं कि इतनी टर्म जो है वो फाइंड करें। तो यहाँ पे आपकी मैक्यूलरियन सीरीज है e की पावर एक्स और कॉज एक्स के लिए, ये दोनों आपने रखनी है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं।
तो आपने फाइंड किसके लिए करना है, e की पावर x cos x के लिए। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये आपकी फॉर्म जो है वो बन जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, सेम इस तरीके से इसने कहा है कि यहाँ पे 4 टर्म फाइंड करो सीकेंड के लिए। सीकेंड इनवर्स होता है 1/4 कॉज का, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स 4 ओवर 24 माइनस एक्स 6 ओवर 720 प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे इसने जो है वो लॉन्ग डिवीजन किया है। ये बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। शायद वो जहाँ पे फंक्शन जो है वो आपका चेंज कर दे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे अगर देखें तो आगे आपका लेक्चर नंबर 29 है। लेक्चर नंबर 29 भी आपका तकरीबन जो है वो इसी तरह का है, लेकिन जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करें, क्योंकि ये तो अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो आई होप सो ये लेक्चर्स आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको सब जो है वो हाईलाइट करवा दिए आपके MCQs के लिहाज से भी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।